ओके जी, तो बात कर लेते हैं एपिलेप्सी की। डेफिनेशन में आता है सबसे पहले सीजर क्या होता है। तो सीजर इज़ बेसिकली ए पैरोक्सिस्मल न्यूरोलॉजिकल इवेंट कॉज्ड बाय एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स। इट इज़ अ क्लिनिकल फिनोमेना। ठीक हो गया। एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा न्यूरॉन्स का ब्रेन में से, ठीक है, और ये रिजल्ट करेगा एक सीजर में। अब बात कर लेते हैं एपिलेप्सी की। तो एपिलेप्सी इज़ अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज विद पैरोक्सिस्मल सेल्फ लिमिटेड चेंज इन बिहेवियर एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन। ठीक है। इट इज़ अ रिकरेंट रिपीटेटिव टाइम लिमिटेड अटैक स्टीरियोटाइप्ड। ठीक है। अच्छा, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि सीजर है एक इंसिडेंट जब कभी ब्रेन ने एबनॉर्मल डिस्चार्ज किया, न्यूरॉन्स ने ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल डिस्चार्ज किया तो सीजर हो गया। एपिलेप्सी क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ठीक है, जिसमें के रिकरेंट या जहाँ पे एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन। ठीक है। इट इज़ अ रिकरेंट और रिपीटेटिव टाइम लिमिटेड अटैक। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लिया, हमें पता चल गया कि एपिलेप्सी क्या है और सीजर क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद एपिलेप्सी जो है बेसिकली ये मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है आफ्टर सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़। हमें पता है कि सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ जो है वो इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेकंड बीइंग द एपिलेप्सी। ठीक हो गया। एपिलेप्सी की अगर एटियोलॉजी की बात की जाए तो इडियोपैथिक हो सकती है जिसमें कोई हमें स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी नहीं मिलती। सिम्टोमेटिक हो सकती है जहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी मिल जाती है, और क्रिप्टोजेनिक हो सकती है जहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी मिलती नहीं है, लेकिन हाँ सस्पिशन ज़रूर होता है, हमें लगता ज़रूर है कि कोई यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है वो हो सकती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर जो है बेसिकली दो मेन टाइप्स में डिवाइड है, जो कि पार्शियल सीजर्स होते हैं और जनरलाइज सीजर्स होते हैं। ठीक है। अब जो पार्शियल सीजर्स होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल एंड पार्शियल सीजर्स विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन। ठीक हो गया। अब जो सिंपल पार्शियल सीजर्स होते हैं उसके अंदर कॉन्शियसनेस इम्पेयर नहीं होती, बंदा स्टिल कॉन्शियस होता है वाइल हैविंग द सीजर। ठीक है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं वहाँ पे कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं ओवरऑल पार्शियल सीजर के बारे में कि क्या चीज़ पार्शियल सीजर में रिजल्ट कर सकती है। ठीक है। तो पार्शियल एपिलेप्सी जो है इट मे बी एसोसिएटेड विद फोकस स्ट्रक्चरल ब्रेन डिजीज। ठीक है। हो सकता है कि कोई एक थोड़ा सा पार्ट ब्रेन का इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से पार्शियल एपिलेप्सी जो है वो हो गई। ठीक है। उसके बाद यंग पेशेंट्स के अंदर जो है वो हिप्पोकैम्पस स्क्लेरोसिस और डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैन बी अ कॉज। ठीक है। उसके बाद ट्रॉमा, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ और ट्यूमर्स, ये सारी चीज़ें भी पार्शियल एपिलेप्सी में रिजल्ट कर सकती हैं। ठीक हो गया। ओल्ड पेशेंट्स में जो पार्शियल एपिलेप्सी हो रही होती है उसमें ये वाले जो रीजंस हैं ये हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि पार्शियल सीजर्स आर नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद फोकल स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़। हमेशा हर बारी ज़रूरी नहीं होता कि किसी को अगर पार्शियल सीजर हो रहा है तो उसको फोकल स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट हों। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स की। तो जनरलाइज सीजर्स में हमारे पास टोटल 6 आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है टॉनिक क्लॉनिक सीजर, फिर हमारे पास आता है टॉनिक सीजर, देन देयर इज क्लॉनिक सीजर, फिर हमारे पास आता है एब्सेंट सीजर, फिर मायोक्लोनिक सीजर और फिर एटॉनिक सीजर। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर है ये 1 मिनट तक लास्ट करता है। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि इनिशियल फेज में सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा और पेशेंट विल फॉल टू ग्राउंड। ठीक है। एकदम से गिर जाएगा नीचे, जिसमें से अब अच्छा इसमें जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स होते हैं उसके जो स्टार्टिंग का जो 10 से 30 सेकंड का जो फेज़ होता है वो टॉनिक फेज़ होता है। ठीक है। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, लिम्स जो हैं वो एक्सटेंशन हो जाएगी, लिम्स आर्चिंग बॉडी। ठीक है। क्राई या गैस्प कभी कभी होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लॉनिक फेज़ की। तो वो जो बाकी 30 सेकेंड्स होंगे, यानी कि शुरू के हमने कहा कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर जो है वो टोटल 1 मिनट तक लास्ट करेगा। तो जो शुरू के 30 सेकेंड थे वो टॉनिक फेज़ था। ठीक है। जहाँ पे हमने कहा कि लिम्ब की एक्सटेंशन हो जाएगी और थोड़ी सी क्राई और गैस्प होगा, आर्चिंग बॉडी होगी। ठीक हो गया। और तो बाकी जो 30 सेकेंड होंगे उसमें क्लॉनिक फेज़ होगा। ठीक है। अब इसमें जो है ये ऑल्टरनेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस, रेपिटेटिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। अच्छा, टॉनिक क्लॉनिक सीज़र जब पूरा 1 मिनट तक वो लास्ट कर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो, उसके बाद क्या करेंगे कि पोस्ट इक्टल फेज़ आ जाता है। अब जो पोस्ट इक्टल फेज़ होता है वो 5 से 30 मिनट
के दरमियान का होता है, और उस दौरान जो है वो बंदे को कन्फ्यूजन हो सकती है और ऑफन हेडेक भी होता है। ठीक है, स्लोली वेकिंग अप, यानी जो बंदा है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जागेगा, आहिस्ता आहिस्ता होश में आएगा। ठीक है, उसके बाद एब्सेंस सीजर्स देख लेते हैं। तो ये नॉर्मली बच्चों में होता है, दिस इज अकर्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, 5 से 10 सेकेंड का कॉन्शियसनेस लॉस होगा। ठीक है, उसमें हमने कहा कि वो पूरा 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स तक वो जो था टॉनिक क्लॉनिक सीजर वो चलता रहेगा और कॉन्शियसनेस लॉस रहेगा। इसके अंदर 5 से 10 सेकेंड का लॉस है, और ये जो है चिल्ड्रन में होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली चिल्ड्रन का सीज़र है ये। ठीक है, उसके बाद है विदाउट लॉस ऑफ पॉस्चरल टोन। ठीक है, पॉस्चरल टोन इसमें नहीं जाएगा, ट्रिगर्ड बाय हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन से ये ट्रिगर हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा बलून को जैसे फुला रहा है, तो देयर इज़ अ वेरी मतलब वेरी ऑब्वियस चांस, और अगर उसको वो पेशेंट है इसका, तो देयर इज़ अ वेरी ऑब्वियस चांस कि उसको एब्सेंस सीजर उस टाइम पे ट्रिगर हो जाए। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं टॉनिक सीजर के बारे में। तो टॉनिक सीजर जो है इसमें टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लिम्ब होती है, या ट्रंक की भी हो सकती है। ठीक हो गया, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाएगा और साइनोसिस हो जाएगा, और नो क्लॉनिक फेज। ठीक है, हमने जो टॉनिक क्लॉनिक फेज था वहाँ पे हमने देखा कि जो शुरू के पूरा 1 मिनट का टॉनिक क्लॉनिक सीजर होता है, जिसमें से शुरू के 30 मिनट टॉनिक सीजर रहता है, और फिर जो बाकी 30 सेकेंड होते हैं उसमें क्लॉनिक फेज़ आता है, जिसमें क्लॉनिक फेज़ में जो है वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो इसमें वो क्लॉनिक फेज़ नहीं है, दैट इज़ वाई हम इसको सिर्फ टॉनिक सीजर कहेंगे। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉनिक सीजर। अब इसमें रेपिटेटिव क्लॉनिक जर्किंग आ जाएगी। ठीक है, कॉन्शियसनेस लॉस्ट है और नो टॉनिक फेज। ठीक है, तो इसको इसलिए हम इसको सिर्फ क्लॉनिक फेज ही कह रहे हैं। ठीक हो गया, मायोटॉनिक सीजर्स हमारे पास जो फिफ्थ वाला है वो हमारे पास आ जाता है मायोटॉनिक सीजर्स, जिसमें सडन या ब्रीफ शॉक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, फ्यू मसल्स और जनरलाइज्ड। ठीक है, हर तरह से हो सकता है, मतलब हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही मसल्स आपके इफेक्ट हों, हो सकता है कि आपकी पूरे सारे जनरली आप इफेक्ट हों। ठीक है, और यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स जो हैं इसमें ज़्यादा वो प्रॉन होते हैं इसको। ठीक है, और एडल्ट्स में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में ही होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एटॉनिक सीजर्स में देख लेते हैं। तो दिस इज सिंपली अ ड्रॉप अटैक, मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आएगा और बंदा बस एकदम से धड़म से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ ड्रॉप अटैक। ठीक है, अच्छा एटॉनिक सीजर जो है उसमें ड्रॉप अटैक है, और उसके बाद जी सडन लॉस ऑफ मसल टोन, कांट स्टैंड और सिट। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टिव हेलमेट ऐसे लोगों को चाहिए होता है कि वो हर वक्त प्रोटेक्टिव हेलमेट्स पहने, जस्ट टू कीप देमसेल्फ सेफ, क्योंकि कोई पता नहीं होता किस वक्त उनको ड्रॉप अटैक हो जाए। ठीक है, और कॉमन इन लेनॉक गैस्टन सिंड्रोम, रेयर इन एडल्ट्स। ठीक है, अच्छा डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। तो डायग्नोसिस इसका ज़्यादातर जो है पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और विटनेसेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि जब पेशेंट को जब सीज़र आया, या जब पेशेंट ने वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को से वो गुजरा, तो उसके जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या क्या देखा, उसका पोस्ट इक्टल उसका प्री इक्टल बिहेवियर कैसा था। अ कंप्लीट सीज़र हिस्ट्री इज़ की टू एक्यूरेट डायग्नोसिस इंक्लूडिंग द सीज़र हिस्ट्री। ठीक है, बर्थ एंड ग्रोथ हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद पास्ट हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल कन्वर्जन्स, एंसेफेलाइटिस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन। ठीक है, और ईपी। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है दैट इज़ ईईजी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर एपिलेप्सी। ये क्या करती है, ईईजी जो है वो क्लासीफाई कर देती है कि कौन से टाइप का सीजर था। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये इस रिस्क को भी प्रिडिक्ट कर देती है कि रिकरेंस का कितना रिस्क है। ठीक है, रिकरेंस रिस्क को भी प्रिडिक्ट कर देती है। उसके बाद नॉर्मल ईईजी जो है वो एक्सक्लूड नहीं करती सीजर को। ठीक है, अगर पोस्ट इक्टल ईईजी जो है वो नॉर्मल आ जाती है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बंदे को जो है वो सीज़र नहीं था। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं ईईजी के, जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई बंदे को सीज़र हुआ था, वो क्या होते हैं। ये शार्प वेव्स होंगी, स्पाइक्स होंगी, पोली स्पाइक डिस्चार्जेस होंगे, और स्पाइक वेव कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ठीक हो गया,
अच्छा जी, बात कर लेते हैं सीटी और एमआरआई की। तो जो फोकल और स्ट्रक्चरल लीजन्स हैं वो हमें सीटी और एमआरआई पे नज़र आ जाते हैं। हमने कहा कि जो पार्शियल सीजर्स होते हैं बेसिकली उसके अंदर कोई ना कोई फोकल लीजन्स ज़्यादातर में मौजूद होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन ज़्यादातर में फोकल ब्रेन लीजन्स मौजूद होते हैं या स्ट्रक्चरल लीजन्स होते हैं। तो वो अगर ऐसा वाकई है तो वो हमें सीटी एमआरआई पे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, पेशेंट्स का जब हम स्कैन करेंगे, सेंसिटिविटी टू ऑफ एमआरआई इज़ ग्रेटर देन सीटी। ठीक है, सीटी सुपीरियर टू एमआरआई फॉर शोइंग कैल्सिफिकेशन। अगर मतलब कैल्सिफिकेशन जो है वो बेहतर नज़र आ जाती है हमें सीटी पे, वेयरएज वैसे अगर जनरली बात की जाए तो एमआरआई की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा है सीटी से। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद पीईटी जो है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, वो हम मेटाबॉलिज्म चेक करने के लिए कर लेते हैं। ठीक हो गया। और जीन जेनेटिकली भी जीन टेस्टिंग अगर हम कर लें पूरा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इफ़ देयर वाज समथिंग रॉन्ग जेनेटिकली। ठीक है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? बेसिकली आफ्टर 2 और मोर सीजर्स विद इन अ 2 ईयर पीरियड। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा सीजर्स हो जाएं 2 साल के अंदर अंदर, तब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है। समटाइम्स एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी इंडिकेटेड आफ्टर फर्स्ट इज़ इंडिकेटेड आफ्टर फर्स्ट सीजर एज वेल, फॉर एग्जांपल। अच्छा, कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि एक सीज़र आया तो हमने एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी जो है वो हमने स्टार्ट कर दी। और ऐसा किन सिचुएशंस में होता है? ये 4 सिचुएशंस हैं जिनमें हम जो है फ़ौरन से एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है कि प्रायर ब्रेन लीजन और इंसल्ट, हमें पता है कि पहले से ही कोई ब्रेन लीजन्स मौजूद हैं या फिर कोई इंसल्ट मौजूद है जिसकी वजह से सीज़र जो है वो हो सकता है, तो हम एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ईईजी विद एपिलेप्टिक फॉर्म एबनॉर्मेलिटीज़, अगर ईईजी एपिलेप्सिस की एबनॉर्मेलिटीज़ शो कर रही है तब हम एंटी एपिलेप्टिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेन इमेजिंग एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई हैं, अगर हमें कोई फोकल लीजन्स नज़र आ गए हैं तब भी हम स्टार्ट कर देंगे। नॉक्टर्नल सीजर्स, ठीक है, इस सिचुएशन में भी हम जो है वो फ़ौरन से स्टार्ट कर देंगे, बजाय इसके कि हम वेट करेंगे 2 साल के अंदर मोर देन 2 सीजर्स जो हैं वो हों। ठीक है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के। तो 70% पेशेंट्स जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि हम मोनोथेरेपी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ड्रग्स होंगे उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। मोनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मोनोथेरेपी ही की जाए। और रिफ्रैक्टरी केसेस जो होते हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा ड्रग्स की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी मोर देन 1 की ज़रूरत पड़ सकती है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि 3 ड्रग्स से ज़्यादा ना यूज़ किए जाएं। ठीक है। और इन रिफ्रैक्टरी केसेस इफ़ देयर इज़ फोकल सीजर ऑनसेट, सर्जरी में बी कंसिडर्ड। अगर तो किसी फोकल लीजन की वजह से सीजर हो रहा है बार बार, तो हम सर्जरी को प्रेफर कर सकते हैं या सर्जरी को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ मेडिकेशंस की, जहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं 2 टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, और यहाँ पे हमारे पास है नॉन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक हो गया। चॉइस डिपेंड्स अपॉन सीजर टाइप एंड टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक हो गया कि डिफरेंट सीजर टाइप्स के लिए डिफरेंट चॉइसेस मेक की जाती हैं, और अलॉन्ग विद दैट उनके टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको भी दिमाग में रखा जाता है। ठीक है। तो सीजर टाइप हमें पता है, हम देखते हैं कि भाई जनरलाइज है या फोकल ऑनसेट है, तो ये जो 2 टाइप्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम अपने ड्रग का चॉइस करेंगे और टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स को दिमाग में रखेंगे हमेशा। ओके, तो ये एक टेबल है विच कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, हम इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि भाई फोकल एपिलेप्सी में कौन से ड्रग्स यूज़फुल हैं और उनकी इफ़ेक्टिव नेस किधर कितनी ज़्यादा है। ठीक है। और ये वाले ड्रग्स जो हैं ये हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जनरलाइज्ड में हम ये प्रेफर करते हैं, और फोकल एपिलेप्सी में दीज आर द प्रेफर्ड वंस। ठीक हो गया।
जनरल बात अगर की जाए तो वैल्प्रोइक एसिड, लेवेटिरासिटम और लेमोट्राइजीन आर द कॉमनेस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमसे पूछा जाए तो दीज आर द 3 चॉइसेस जो हम मेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। चॉइसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे ड्रग चॉइस को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, और मतलब उसमें क्या क्या आ जाता है, एज एंड सेक्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट चाइल्ड बेरिंग एज की है तो हम उसमें सोडियम वैल्प्रोएट को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका हाई रिस्क है ऑफ टेरेटोजेनेसिटी, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाइल्ड बेरिंग एज पे वैल्प्रोएट जो है, सोडियम वैल्प्रोएट, उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, एज एंड सेक्स, टॉलरेंस, ड्रग इंटरेक्शंस, कोमोबिडिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड अवेलेबिलिटी, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी होती हैं जब हम किसी पेशेंट के लिए कोई ड्रग चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट होता है सूडो सीजर्स का, ठीक है। तो व्हाट आर बेसिकली सूडो सीजर्स? काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सम रिफ्रैक्टरी केसेस ऑन री एवेल्यूएशंस प्रूव टू हैव नॉन एपिलेप्टिक और सूडोजेनिक सीजर्स और साइकोजेनिक सीजर्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सूडो सीजर्स। तो क्या होता है कि उनका जो है वो साइकोजेनिक कॉज होता है फॉर द सीजर्स, ठीक है, और वो नॉन एपिलेप्टिक होते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई हम उनको सूडो सीजर्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है कि भाई मेजरमेंट ऑफ ड्रग लेवल्स इन ब्लड। तो ब्लड लेवल्स जो हैं उनको हम चेक करते रहते हैं ताकि हमें पता रहे, एक तरह से ये भी अंदाज़ा रहे कि पेशेंट जो है वो रेगुलरली यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं इनके कौन कौन से आ जाते हैं, सेडेशन हो जाता है, डिप्लोपियन, एटेक्सिया, रैश, जीआईटी, वेट गेन एंड वेट लॉस, ठीक है। ये सारे हैं और ये डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि हम देख सकते हैं लाइक दिस, कि कौन सा ड्रग जो है वो कौन किस किस्म का एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज कर रहा है। टेरेटोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ के, और विजुअल फील्ड लॉस के भी साइड इफ़ेक्ट हैं कुछ के, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो लिवर एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं और कुछ जो हैं वो लिवर एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम वैल्प्रोएट जो है वो इनहिबिटर है, और ये जो है कार्बामेस्पिन एंड फेनेटोइन और फेनोबार्बिटल, ये सारे जो हैं ये इंड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ें भी दिमाग में रखनी होती हैं। रीनल एक्सक्रीशन जो है वो गैबापेंटेन और टोपिरामेट और लेवेटिरा विटामिन जो है, सॉरी, अच्छा, ये जो है ये सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी होती हैं वाइल प्रेस्क्राइबिंग, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं व्हेन टू स्टॉप, ठीक है। तो 2 से 5 साल के अंदर अगर फ़र्क आ रहा है तो हम जो है इसको स्टॉप कर सकते हैं। रिस्क ऑफ रिकरेंस 25 से 40% है, और ये पर्सनल डिसीजन पे, पर्सनल विश पे भी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेदर ही वांट्स टू स्टॉप द ट्रीटमेंट और नॉट, वेदर ही इज़ हैप्पी विद द ट्रीटमेंट या वो कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। तो ये पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है।